हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारे खिलाफ वो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए जिनके साथ हमारा गठबंधन था। जी हाँ, यही खेला भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। पिछले दिनों पार्टी में रहते हुए जेडीयू के एक नेता सुप्रीम कोर्ट चले गए वक्फ संशोधन के खिलाफ, और अब एनडीए गठबंधन की यानी बीजेपी गठबंधन की एक और पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और वक्फ संशोधन के खिलाफ जो तर्क दिया है वो शायद अब तक सभी याचिकाओं से अलग है। क्या है, विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, कैसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उन्होंने सबसे अलग सवाल उठाया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अब तक लगभग 20 याचिकाएं डाली जा चुकी हैं। तमाम मुस्लिम संगठनों समेत विपक्षी पार्टियों ने जमकर याचिका दाखिल किया है। दो नेता तो मोदी गठबंधन के भी हैं, मगर महुआ मोइत्रा ने जिस कमजोर नस को दबाया है वो बिल्कुल अलग है। यानी उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो औरों से अलग है। यानी गुजराती जोड़ी का सिस्टम और बुरे फंसते हुए नजर आ रहा है। इन दोनों मामलों पर बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे चीन और अमेरिका की। जी हाँ, चीन वाले जिनपिंग गा रहे हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड, आइयो ना चीन के बाजार में, वरना ठोक देंगे कट्टा कपार में। जी हाँ, एक तरफ विश्व गुरु की जबान नहीं खुल रही है, दूसरी तरफ चीन ट्रंप को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, भाजपा की डबल इंजन सरकार भी विपक्षियों को पत्थर से जवाब देने में लगी है। बिहार में कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर अमेरिकी राजनीतिज्ञ और सैन्य अधिकारी जो कि हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की निदेशक बनी हैं, जो कि अमेरिकी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल भी रह चुकी हैं, उन्होंने ईवीएम को लेकर गजब का खुलासा किया है। यानी भारतीय लोकतंत्र के भीतर आज की जो सबसे बड़ी बीमारी बताई जाती है उसे लेकर एक बार फिर से बड़ी बात सामने आई है। इनका दावा है कि इनके पास तमाम सबूत हैं ईवीएम में छेड़खानी के। इन सभी मुद्दों पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा 58 से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं, और ये काम शुरुआत में निपटा लिया करिए, बाद में भुला जाता है। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इसके कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप को कम करने का हमारा ये छोटू सा प्रयास चलता रहे। सबसे पहले बात वक्फ संशोधन की कर लेते हैं। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जेडीयू के एक नेता परवेज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर की और कहा कि मैं पार्टी के भीतर रह के इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। पता नहीं नीतीश कुमार इस मसले पर भाजपा से राजी कैसे हो गए, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। यानी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इस संशोधन के पक्ष में है और उनकी पार्टी के नेता ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। और अब खबर सामने आई है कि मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी के विधायक शेख नूर उल हसन ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी इस याचिका में नूर उल हसन ने कहा है कि जनजाति के लोगों की जमीन को वक्फ करने पर पाबंदी लगी है, ये ठीक नहीं है। इनका कहना है कि यदि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति इस्लाम को अपना लेता है तो उसे अपनी संपत्ति को वक्फ करने से रोकना गलत है। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ की जा चुकी संपत्ति में उत्तराधिकार कानून के प्रावधानों को बनाए रखने को भी गलत बताया है। कहा है कि ये जो 5 साल का बैरियर लगाया जा रहा है कि कम से कम कोई व्यक्ति 5 साल पहले मुस्लिम बना हो तभी वो वक्फ कर सकता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी अब तक 20 से ज्यादा याचिकाएं वक्फ संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर याचिकाएं विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से हैं, और अब तक भाजपा की ही सहयोगी दो पार्टियों के 2 नेता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। आइए अब देखते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किस तरीके से गुजराती जोड़ी के लिए नया पेच फंसाया है। दरअसल अब तक जितनी भी याचिकाएं दायर की गई, ज्यादातर में संविधान के कई मूल अधिकारों और संपत्ति के अधिकारों के उल्लंघन की बात की गई, जैसे आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 300A। यानी ज्यादातर याचिकाएं चाहे वो मुस्लिम संगठनों की तरफ से डाली गई हों या फिर विपक्षी नेताओं की तरफ से, उनमें संविधान के इन अनुच्छेदों के उल्लंघन की बात कही गई है। संविधान के मूल भावना के खिलाफ इस कानून को बताया गया है। मगर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिल्कुल अलग सवाल खड़े कर दिए हैं और उस प्रक्रिया को निशाने पर लिया है जिसके बाद ये कानून बना है। यानी महुआ ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को इस आधार पर चुनौती दी है कि कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान संसदीय नियमों और प्रथाओं का उल्लंघन किया गया है और इन नियमों के उल्लंघन के कारण ही ये अधिनियम असंवैधानिक हो जाता है। यानी कानून बनाने में जिन नियमों का प्रयोग करना चाहिए वहीं पर उल्लंघन हो गया। हालांकि उन्होंने भी संविधान के मूल अधिकारों के उल्लंघन की बात कही है, मगर जो सबसे अलग है उसको सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इनका कहना है कि जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट 29 जनवरी को ही अंतिम रूप से स्वीकार की जानी थी और समिति के सदस्यों को 28 तारीख को इसे वितरित किया गया। यानी सदस्यों को यह रिपोर्ट पढ़ने के लिए टाइम ही
नहीं मिला। वैसे ये आरोप पहली बार मोदी सत्ता पर नहीं लगा है, कई बार तो ऐसे आरोप भी लगे कि किसी दस्तावेज को पढ़ने के लिए सदन के सदस्यों को कुछ घंटे ही मिले, कुछ मिनट ही मिले। अब सवाल यह है कि तुरंत पढ़ के तुरंत उसमें खामियां निकालना, अपनी राय देना, विरोध जताना, क्या बदलाव किए जा सकते हैं ये बताना, ये कैसे संभव है? यानी सीधे सीधे कहें तो साजिश के तहत कथित रूप से बार बार ये टैक्टिक्स बीजेपी के लोगों द्वारा अपनाई जाती है ताकि विपक्षी सांसदों को समय ही न मिले चीजों को पढ़ने, समझने और उसका विरोध करने का। जब तक आप कोई रिपोर्ट पढ़ेंगे तब तक पता चला कि बिल पास हो गया। इसी तरह का आरोप महुआ मोइत्रा ने लगाया है कि जब 29 तारीख को ही ड्राफ्ट रिपोर्ट को आखिरी स्वीकृति देनी थी तो हमें पहले ही सौंप देते, कम से कम हमें पढ़ने का समय तो मिलता। अब सोचिए कि जब सदस्यों को पढ़ने का ही समय नहीं मिला तो वो उसमें क्या बात करेंगे, क्या चर्चा करेंगे, क्या राय देंगे, क्या विरोध करेंगे। इन्होंने बाकायदा उन निर्देशों का भी हवाला दिया है कि संसद की समिति में क्या क्या होना चाहिए, यानी कोई भी ड्राफ्ट रिपोर्ट समय से पहले सदस्यों को दे देनी चाहिए ताकि वो उस पर विचार विमर्श कर सकें, पढ़ लिख सकें। लेकिन वक्फ संशोधन मामले में जेपीसी के भीतर ऐसा नहीं हुआ। अगली जो बात इन्होंने लिखी है वो ये है कि जेपीसी में जो विपक्षी सदस्य थे उन्होंने जो असहमति नोट दिए थे उन्हें 13 फरवरी को संसद के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें से हटा दिया गया। यानी अनुचित तरीके से और मनमाने ढंग से विपक्षी सदस्यों की असहमति नोटों को गायब कर दिया गया, यानी असहमति को हटा दिया गया, यानी असहमति को दबा दिया गया। इतना ही नहीं, अध्यक्ष ये भी साबित करने में फेल हो गए कि संपादित प्रस्तुतियां और नोटों में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है। यानी नोट गायब करने को लेकर जब सवाल हुआ तो सत्ता के लोगों ने कह दिया कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल था इसलिए हटाया गया, लेकिन साबित नहीं कर पाए कि असंसदीय भाषा क्या थी। यानी समिति में विपक्ष के सदस्यों की बातों को दबाना, उन पर चर्चा नहीं हुई, उनके विचारों को शामिल नहीं किया गया, यानी कहीं ना कहीं संसद के विशेषाधिकार को ही कमजोर कर दिया गया। अगली बात सुनिए, अपनी याचिका में इन्होंने आरोप लगाया है कि जेपीसी के संचालन में और भी बहुत सारी अनियमितताएं थीं, जैसे बैठक में गैर हितधारकों को बुलाना, यानी जिनका कोई लेना देना नहीं है उन्हें भी मीटिंग में बुला लिया जाता था, मीटिंग की डिटेल का खुलासा न करना, गवाहों के जवाब में और सदस्यों के साथ बैठकों के दौरान प्रस्तुतिकरण को लेकर भी इन्होंने समस्याएं बताई हैं। यानी ये बिल पहले जेपीसी में भेजा गया था, जेपीसी में इसलिए गया था ताकि जो विपक्षी दलों की चिंताएं हैं, उनके विचार हैं, उनको भी शामिल किया जा सके, जो सवाल है उनको लिया जा सके। मगर महुआ मोइत्रा का आरोप है कि एकदम मनमाने ढंग से जेपीसी की ऐसी की तैसी कर दी गई। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में 2 पदेन सदस्यों को छोड़कर 2 गैर सदस्यों को जो शामिल किया जा रहा है ये भी ठीक नहीं है। आगे इन्होंने धारा 64I को लेकर भी विरोध किया है कि किसी भी मुतव्वली को हटाने के लिए जो व्यवस्था इस कानून में बनाई गई है वो ठीक नहीं है। जैसे वक्फ बोर्ड में कोई मुतव्वली यदि किसी ऐसे संगठन का सदस्य है जिस संगठन को गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया हो तो सदस्य को पद से हटा दिया जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि किस तरीके से इस तरह की धाराएं मोदी सत्ता के दौरान किसी पर भी उठा के ठोंक दी जाती हैं। मुसलमान हो तब तो रेवड़ी की तरह बांट दी जाती हैं। यानी किसी मुतव्वली को अगर पद से हटाना चाहें तो जाहिर सी बात है इस तरह के लोग तमाम संगठनों से जुड़े होते हैं। यहाँ कुर्सी खाली हो जाएगी, फिर कुर्सी खाली होते ही अपने एजेंट को बैठा दिया जाएगा। ये वो संदेह है जो आने वाले वक्त में हो सकता है। इन्होंने अपनी याचिका में ये नहीं लिखा है, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। बहरहाल इस्लाम को न मानने वाले लोग अपनी चल या अचल संपत्ति को दान नहीं कर सकते, वक्फ नहीं कर सकते, इसको लेकर भी इन्होंने विरोध जताया है। यानी कुल मिलाकर संविधान के तमाम अनुच्छेदों के उल्लंघन का आरोप भी इस कानून पर है और जिस तरीके से इसे कानूनी जामा पहनाया गया उसे लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है। 16 से इस मामले पर भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना सुनवाई करेंगे। देखना है कि इस पर क्या क्या होता है। अब सवाल यह है कि जिस कानून को मुसलमान बिरादरी चाहती ही नहीं है उस कानून का समर्थन करके नीतीश कुमार किस तरीके से मुसलमानों का संरक्षण कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा। बहरहाल पहले ईवीएम वाले मैटर पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी और चीन अमेरिका पर बात करेंगे। मेरे पीछे आप जिस महिला को देख रहे हैं इनका नाम है तुलसी गबार्ड। विकिपीडिया के अनुसार ये अमेरिकी पॉलिटिशियन भी हैं, सैन्य अधिकारी हैं और अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की निदेशक भी हैं। ये सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी संभाल चुकी हैं। इन्होंने दावा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बहुत सारी ऐसी कमजोरियां हैं जो हैकर्स के लिए मशीन को हैक करने का रास्ता खोलती हैं। कैबिनेट मीटिंग में बाकायदा इन्होंने घोषणा की है कि उनके कार्यकाल में वोटिंग मशीनों में बहुत सारी कमजोरियों के सबूत मिले हैं जो कि हैकर्स को वोटों को पूरी तरह से पलटने की परमिशन देते हैं और लंबे समय से हैकर्स ये काम आसानी से कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो वोटों के पूरे रिजल्ट को ही हेरफेर किया जा सकता है, यानी पूरे चुनावी सिस्टम की ऐसी की तैसी कर सकते हैं।
अब आप याद करिए, भारत में पिछले कितने साल से ईवीएम वोटों के हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं। पहले केंचुआ ताल ठोंकता था कि आओ हैक करके दिखाओ, फिर कहता है कि मशीन छूने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील दिल्ली में चुनौती दे रहे थे, मगर केंचुआ अलग अलग शहरों में घूम घूम के ठेले खोमचे वालों को, आम आदमी से कहता था कि देखो मशीनियां ठीक काम कर रही है। यानी जो एक्सपर्ट हैं उनसे जांच करवाने की बजाय जिन्हें टीवी का रिमोट भी चलाने नहीं आता, उनके सामने मशीन दिखाई जा रही थी सफाई लेने के लिए और भरोसा बढ़ाने के लिए। जब लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहा गया कि मान लेते हैं मशीनियां ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, हैकिंग नहीं हो सकती, तो उसमें जो वीवीपैट मशीन लगी है उसमें पर्ची निकलती है। पर्ची इसीलिए निकलती है ना कि बाद में जांच की जा सके, तो क्यों ना उसकी गिनती करके 100% गिनती करके दूध का दूध पानी का पानी करवा लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से ही मना कर दिया। ये मामला पिछले साल का है। वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र ने लिखा कि अमेरिका को किसी तरह ईवीएम पर भरोसा नहीं है और हम किसी भी कीमत पर ईवीएम पर संदेह नहीं कर सकते। यानी सोचिए, अमेरिका जैसा देश और उसके बड़े बड़े अधिकारी कैबिनेट मीटिंग में कह रहे हैं कि ईवीएम में ऐसे तमाम सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि हैकर्स वोटों में हेराफेरी कर सकते हैं। और भारत में हमारा सिस्टम मानता है कि हमारा ईवीएम भगवान से भी बड़ा है, और बड़ा मान भी लिया जाए तो आखिर पर्चियों की 100% गिनती से किसे तकलीफ होती है? कम से कम जनता का संदेह तो दूर हो जाता। लेकिन जनता की किसको पड़ी है? बहरहाल अब तो कथित रूप से बीजेपी और केंचुआ ने ईवीएम से भी बड़ा जुगाड़ निकाल लिया है, और वो ये कि विपक्ष के वोटरों का नाम गायब कर दो और जिसे जिताना है उसके लिए फर्जी वोटर जोड़ दिए जाएंगे। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विधानसभा चुनाव में आरोप लगे। महाराष्ट्र में 70 लाख फर्जी वोटों के आरोप लगे और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जितने भी फर्जी वोटर आए वो सब बीजेपी को चले गए। दिल्ली में भी लाखों वोटों के बढ़ने का आरोप लगा, विपक्ष के वोटों को घटाने का आरोप लगा। मगर विपक्षी नेता आरोप लगाकर सो जाते हैं, सत्ताधारी लोग आरोपवाद सुनकर सो जाते हैं। बाकी जहां तक बात जनता की है तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन मिल ही रहा है ना। मिडिल क्लास की भलाई के लिए गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपये बढ़ा दिया गया है। बाकी मस्जिद के नीचे खुदाई का सिस्टम फुल टाइम ऑन है। टेंशन मत लीजिए, जाइए, सारी समस्याओं का हल वही है। नौकरी रोजगार की बात करेंगे तो लठिया दिए जाएंगे बेकार में। जाड़े के मौसम में ठंडा ठंडा कूल कूल पानी बरसा दिया जाएगा और गर्मी के मौसम में पानी के साथ साथ दूसरा जुगाड़ भी निकाल लिया जाएगा। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में कन्हैया कुमार ने सीएम हाउस घेराव करने के लिए कूच किया, लेकिन प्रदर्शन 1 घंटा में खत्म हो गया। पुलिस ने 3 किलोमीटर पहले ही कांग्रेसियों को रोक दिया, नोकझोंक हुई और पानी से हमला कर दिया गया। तितर बितर हो गए लोग। इसी बीच कन्हैया कुमार और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान को पुलिस ने हिरासत में लेकर 1 घंटे बाद छोड़ दिया। कन्हैया कुमार ने कहा कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सूचना यह भी है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सवाल यह है कि हम नौकरी मांग रहे हैं, लाठियां वाटर कैनन नहीं। यदि सरकार नौकरी देगी तो युवाओं को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे आम जनता को लगता है कि वाटर कैनन से जो पानी निकलता है वो बौछार की तरह होता है, बाथरूम वाले झरने की तरह। लेकिन यदि आपने कभी उसका सामना नहीं किया है तो बता दें कि उसकी चोट लाठी से कम नहीं होती है। इसलिए पानी की बौछार की जगह पानी से हमला या प्रहार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कन्हैया कुमार ने 26 दिनों तक बिहार की यात्रा की है और कल यानी 10 अप्रैल को यात्रा पटना में समाप्त हुई। इस दौरान कन्हैया कुमार को आम लोगों ने बहुत सारी शिकायतें दी। इन्हीं शिकायतों को लेकर वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। इस दौरान प्रदर्शन से पहले सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद फैसला किया जाएगा। इनका कहना है कि नीतीश जी को अगर मोदी का समर्थन करना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरियां मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवानों का भविष्य होता तो हम भी कहते हैं कि जाइए नीतीश कुमार, कोई बात नहीं है। बिहार के नौजवान भीख थोड़ी न मांग रहे हैं, वो बस अपना हक चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपर आउट न किया जाए, भेदभाव करके नौकरी न बांटी जाए। कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार से पलायन हो रहा है, ये हकीकत है, इसे रोकना चाहिए। इस मुद्दे पर आम सहमति होनी चाहिए। केंद्र में 10 लाख, बिहार में 2.25 लाख सरकारी पद खाली हैं। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जनता को भरमाया जा रहा है। उधर पटना के जिन क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं का सबसे बड़ा हब है, वहां बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान हैं। उस क्षेत्र में भी कन्हैया कुमार ने यात्रा की। इन क्षेत्रों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब देखना यह है कि चुनाव में कन्हैया कुमार की पलायन रोको यात्रा का कितना असर होता है। हालांकि किसी भी यात्रा और किसी भी जन जागरण का रिजल्ट तभी समझ में आएगा ना जब चुनाव ईमानदारी से होंगे। और मैंने कई बार कहा है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, विपक्षी दल चुनाव लड़ सकते हैं, जनता वोट दे सकती है, लेकिन वोटों की गिनती करके चुनाव परिणाम देना किसके हाथ में है? केंचुआ के। बाकी केंचुआ बहुत ईमानदार है। ईवीएम पर संदेह करना कलयुग का सबसे बड़ा पाप है। तो टोटल आनी पानी दोष है भैया। अब आइए इधर भी नजरिया दौड़ाइए। ट्रंप को करारा जवाब देते हुए चीन ने भी 125% का टैरिफ लगा दिया है और सरेआम कह रहा है कि हम दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। अमेरिका ने इससे पहले चीन पर 145% का टैरिफ लगाया था। यानी दोनों देशों के बीच टैरिफ वार बढ़ता जा रहा है।
चीन ने जो टैरिफ लगाया है ये कल से लागू होगा। हालांकि चीन ने यह भी कहा है कि अब वो अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। साथ ही चीन ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका जिस तरह से असामान्य टैरिफ लगा रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक व्यापार नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ये तो पूरी तरह से एक तरफा दबाव और धमकाने की नीति है। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी कह दिया कि अमेरिका भले ही टैरिफ को और ज्यादा बढ़ा ले, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं होगा। आखिर में अमेरिका ग्लोबल इकोनॉमी के इतिहास में हंसी का पात्र बन जाएगा। चीन ने कहा कि हम कभी भी दूसरों के दान के भरोसे नहीं रहते हैं, ना ही कभी किसी की जबरदस्ती से डरे हैं। दुनिया कितनी भी क्यों न बदल जाए, चीन परेशान नहीं होगा। यानी सोचिए किस किस तरह से चीन अमेरिका को धमका रहा है, ट्रंप को चुनौती दे रहा है। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है जरा पता लगाइए। हमारे जो विश्वगुरु हैं, महामानव हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं, उन्होंने इस टैरिफ के मामले पर एक शब्द नहीं बोला। हुजूर की जबान तभी खुलती है जब विपक्ष को कोसना होता है, जब नेहरू और इंदिरा गांधी को कोसना होता है, राजीव गांधी को कोसना होता है, कांग्रेस गरियाना होता है और झूठ बोलना होता है। 2 अप्रैल को ट्रंप ने चीन पर 34% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। 2 दिन बाद चीन ने भी उतना ही टैरिफ ठोक दिया। 4 दिन बाद ट्रंप ने हड़काया कि अपना टैरिफ कम करो, हम 50% लगा देंगे। अगले दिन चीन पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। बाकी टाइमलाइन दैनिक भास्कर ने जो लिखा है, आप चाहे तो वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। अब अमेरिका और चीन आपस में जो भी कर रहे हो, हमारा सवाल भारत को लेकर है, अपने देश को लेकर है कि भारत क्या कर रहा है। क्या हमारी 56 इंच की छाती और चाणक्यगिरी केवल विपक्षी पार्टियों को तोड़ने, ईडी सीबीआई के दम पर सरकार गिराने, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के काम ही आती है? ट्रंप जबरिया टैरिफ लगा दे, चीन हमारी जमीन कब्जा ले, तो इन समस्याओं को हल कौन करेगा? इस पर जबान कौन खोलेगा? बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। इन मुद्दों को छुपाने के लिए गोदी मीडिया को फिलहाल एक बड़ा पॉइंट मिल गया है। कई दिनों से और कई दिनों तक उसी पर चर्चा होती रहेगी। वो पॉइंट कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।